हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2022 जो कि दिसंबर में होने वाली है और पर्यावरण अध्ययन जो कि काफ़ी पेपर वन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे 30 सवाल रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो विगत सालों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे पर्यावरण अध्ययन के इस सीरीज को पूरा का पूरा फुल वीडियो अगर आप देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन है यानी कि 30 क्वेश्चंस का, उसमें आप आराम से 25 और 25 प्लस भी ला सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आज के इस महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम आपको शुरू करेंगे और रूबरू कराएंगे इन सवालों से, और आप देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को हमने इसके अंदर ऐड कर रखा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं क्या है, कैसे है और पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन से पिछले एग्जामों में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप इंग्लिश मीडियम है तब भी और हिंदी मीडियम है तब भी, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए एकदम बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें दोनों से रिलेटेड मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 है कि कुकड राइस कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज microwaves become inactive at low temperature. Microwaves are destroyed and killed at low temperature. Moisture content in the food is reduced at low temperature. Refrigerator contains certain chemicals which kill the microwaves. अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश और फिर यहाँ पे हिंदी, सेम सवाल हिंदी में लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि पका हुआ चावल फ्रिज में ज़्यादा समय तक संरक्षित रह सकता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए दिया है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है कम तापमान पर रोगाणु या तो नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन डी में दिया है कि फ्रिज में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर पके हुए चावल को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो इससे यह ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रह सकता है। क्योंकि इसलिए रह सकता है क्योंकि कब कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो मरते नहीं हैं या फिर नष्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, जिसके बदौलत जो है ज़्यादा समय तक फ्रिज में पका हुआ चावल को हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल आपके सामने है, बिल्कुल इधर लिखा हुआ है, अ लेमन सिंक्स इन नॉर्मल वाटर बट फ्लोट्स इन साल्टी वाटर बिकॉज द डेस्टिनी ऑफ। यानी कि जो नमक है, सॉरी, नींबू जो है वो साधारण जल में डूब जाता है जबकि नमकीन पानी में वह तैरता है। क्यों? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको बताते हैं कि जो नमक पानी होता है ना, नमक पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो नींबू होता है उस डूब जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा, नमकीन पानी का साधारण जल से ज़्यादा होता है, साधारण जल का नमकीन पानी से ज़्यादा होता है घनत्व। नमकीन पानी में नींबू बढ़ता है, नमकीन पानी में नींबू घटता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। डेस्टिनी जो होता है आपका साल्ट वाटर का, वो नॉर्मल वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा कि नमकीन पानी का साधारण जल से ज़्यादा होता है घनत्व। चलिए वैसे ही कुछ अगला सवाल है 3 नंबर कि मलेरिया रक्त में डैश की उपस्थिति से पता चलता है। यानी कि रक्त में मलेरिया जो है वो किसकी उपस्थिति से पता चलता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्लाज्मोडियम, आप नाम सुने होंगे प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम जो होता है एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसकी जो कुछ जाति होती है वो मलेरिया परजीवी, उसकी जो जातियाँ होती है उसको हम लोग मलेरिया परजीवी कहते हैं। प्लाज्मोडियम की जो कुछ जातियाँ होती हैं उसको मलेरिया परजीवी कहते हैं। ठीक है। और जो क्या करती हैं कि मनुष्य में मलेरिया उत्पन्न होती है इसी जो है प्रोटोजोआ, इसी प्राणी के बदलते, यानी कि प्लाज्मोडियम के बदौलत ही शरीर में क्या होता है, मलेरिया उत्पन्न होता है, यानी कि मलेरिया आपको पकड़ लेता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में जब प्लाज्मोडियम बढ़ता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में, तो क्या होता है, मलेरिया होना स्वाभाविक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। देखिए 4 नंबर जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि कोई दुर्गा नाम की एक लड़की है, कह रहा है गाँव में रहती है तथा चूल्हे पर लकड़ी या गाय के गोबर के ईंधन के रूप में प्रयोग करके खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से वो बहुत तेज खांसी से ग्रसित है। यह डैश के कारण है। यानी कि आपका लकड़ी या फिर गाय के गोबर के ईंधन के रूप में खाना बनाती है
और तेज खांसी उसको हो गया है, तो किस कारण से वो ग्रसित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो शायद उसके श्वसन नली में इकट्ठा हो गया हो। ऑप्शन बी है कि ईंधन के जलने से उत्पन्न कालिक जो शायद उसके श्वसन नली में इकट्ठा हो गया हो। ऑप्शन नंबर सी है कि ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं जिसके कारण उसे एलर्जी हुई है। चौथा है कि बढ़ती उम्र या उसके झोंपड़े के अंदर तथा बाहर का प्रदूषण। ठीक है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि जो कोई भी लकड़ी या फिर गाय के गोबर की अगर ईंधन हम जलाते हैं तो उससे कालिख निकलती है। लकड़ी अब जलाते हैं तो कालिख निकलेगा, और कालिख से क्या होता है, वही कालिख जो होता है अगर हम श्वसन नली में इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया, खांसी पे खांसी आता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है कि ईंधन के जलने से उत्पन्न कालिख जो शायद उसके श्वसन नली में इकट्ठा हो गया हो और जिसकी वजह से क्या होता है उसको बहुत तेज से क्या होता खांसी आते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि एक आदमी जिसका रक्त समूह ओ है और ए रक्त समूह वाली महिला से विवाह करता है। रक्त समूह ओ है और ए रक्त समूह वाली महिला से विवाह करता है, यानी कि पुरुष का ओ हो गया और जो महिला है उसका ए है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनके बच्चे का रक्त समूह ओ होगा, मतलब उसकी प्रायिकता बताना है कितने परसेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50%, यानी कि 50% जो संभावना रहता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो पहले बच्चा होगा वो बच्चे का जो रक्त समूह होगा वो ओ होगा। इसकी प्रायिकता कितना है 50%, 50%। चलिए इस तरह से आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देखिए, यहाँ पे लिखा है द डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन इज डैट, यानी कि क्वथन तथा वाष्पीकरण के बीच क्या अंतर है। तो देखिए आपको बताते हैं क्वथन तथा वाष्पीकरण के बीच अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्वथन के कारण जल की अवस्था में बदलाव होता है जबकि वाष्पीकरण नहीं करता। दूसरा है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन के कारण तीसरा है क्वथन के कारण द्रव के आयतन में कमी होती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता। क्वथन में तरल वाष्प में बदलता है जबकि वाष्पीकरण इसे देखा नहीं जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। तो आपको बता दें कि वाष्पीकरण जो होता है ना वो किसी भी तापमान पर होता है। जैसे नॉर्मल जो टेम्परेचर है ना इस पर भी वाष्पीकरण हो सकता है। जैसे आप धूप में क्या करेंगे, कपड़े को डालेंगे ना, तो अगर थोड़ा सा धूप निकला होगा तभी वो उससे वाष्पीकरण होगा, और ज़्यादा धूप निकलेगा तभी वाष्पीकरण होगा। लेकिन जो क्वथन होता है ना एक टेम्परेचर पे होता है। जैसे आपका किसी भी चीज़ को जलाना है, सॉरी उसको जो है मतलब कह सकते हैं कि क्वथन किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि सॉरी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। जो क्वथन होता है वो किसी भी तापमान पे नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो है एक परफेक्ट जो है उसको तापमान देना पड़ता है। जबकि वाष्पीकरण में क्या होता है, वाष्पीकरण में नहीं दे, किसी भी तापमान पे वाष्पीकरण हो सकता है जबकि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है 6 का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक किसान अनाज के भूसों से अनाज को भूसे से अलग करना चाहता है। उसे प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे डैश कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, नॉर्मल है। सूप के द्वारा भूसा निकलता है क्या, कटाई के द्वारा नहीं, सूक्ष्मता से चुनना ये भी नहीं, भूसा निकालना, भूसा के निकाल दीजिएगा अनाज निकल जाएगा। एक किसान अनाज को भूसे से अलग कर सकता है तो भूसो निकालिए अनाज निकल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भूसी निकालना। चलिए 8 नंबर सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग फर्श को तथा झोपड़ी की दीवारों को लीपने के लिए किया जाता है ताकि, देखिए अक्सर हम अपने गांव में देखते हैं कि जो गोबर का प्रयोग क्या होता है लीपने के लिए किया जाता है। जैसे गांव का जो घर होता है ना वहाँ पे तो फर्श होते नहीं, तो वहाँ की जो मिट्टी की सतह होती है उसको गोबर से लीपा जाता है, या फिर जो झोपड़ी की दीवार है उसको भी गोबर से लीपा जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसके सुगंध से क्या होंगे, दूर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में शायद दिया है कि कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो बिल्कुल ही सही बात है कि आपको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग फर्श तथा झोपड़ियों की दीवारों को लिपने के लिए किया जाता है ताकि जो कीड़े हैं वो उससे दूर रहें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है कि मीरा तथा दिव्या जवान लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट तथा ब्रेड खाना पसंद है। वहीं दिव्या ऑन द अदर हैंड टेक्स एन आयरन डिफिशिएंट डाइट। विच ऑफ द फ्लोइंग डिसऑर्डर्स आर मीरा एंड दिव्या लाइकली टू सफर फ्रॉम रिस्पेक्टिवली। यानी कि कह रहा है कि दूसरी तरफ दिव्या जो है वो लौहहीन खाना खाती है। ठीक है, जिसमें क्या है
आयरन डिप्लीकेट डाइट मतलब जिसमें लौह तत्व नहीं मौजूद होते हैं, जो है लौहहीन खाना खाती हैं। निम्नलिखित में से किस कमी से मीरा तथा दिव्या क्रमशः गुजरने वाली हैं? ठीक है, यानी कि किस कमी से मीरा तथा दिव्या गुजरने वाली है? देखिए, अगर आप समोसा, कटलेट, ब्रेड ये सब खाना पसंद करते हैं तो ये चीज़ है कि इसमें वासा ज़्यादा होता है, वासा है तो मोटापा आपका बढ़ेगा। तो ये तो पता चल गया कि मीरा को समोसा, कटलेट और ब्रेड पसंद है, तो इसका मोटापा होगा, मोटापा बीमारी हो सकती है। और वहीं जब दिव्या जो है लौहहीन खाना खाती है, लौहहीन खाना खाती है, इसका मतलब उसके अंदर जो आयरन है, आयरन की कमी होगी, और आयरन की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि मीरा को मोटापा होगा और जो दिव्या है उसको आपका एनीमिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, आगे बोला है कि विटामिन वो चीज़ें होती हैं जो, यानी कि विटामिन आर सब्सटेंसेस, ऑप्शन ए रिक्वायर्ड एज मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी, दैट बिल्ड मसल्स टू कीप अस स्ट्रॉन्ग, रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज। ऑप्शन नंबर डी है दैट इंक्रीज और मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट। ठीक है, तो वही विटामिन जो चीज़ हैं, विटामिन का प्रयोग क्यों करते हैं, हम क्यों खाते हैं? तो सिंपल सी बात है, विटामिन का प्रयोग इसलिए खाते हैं कि अगर उससे भी, उस विटामिन से जो हमें रोग हुआ है, उस रोग से बचने के लिए कम मात्रा में ज़रूरी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही बन रहा है। जैसे कि अगर कोई भी विटामिन का है, हमें कमी है, तो हम उस विटामिन को खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे, तो उस तरीके से जो होने वाले हमें रोग है उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो वही कह रहा है कि आपका जो है कमी वाले रोगों से बचने के लिए कम मात्रा में ज़रूरी होता है विटामिन। अब एक नहीं खा लेंगे कि हम मोटाइए जाएँ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा कम मात्रा में, लेकिन उस रोग से जो है विटामिन, उस जिस रोग से आप ग्रसित हैं, जिस विटामिन की कमी है आपके अंदर, उस विटामिन को खाना चाहिए, कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है। चलिए, आगे 11 नंबर जो सवाल है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि डैश की अध्यक्षता के अंतर्गत चिपको आंदोलन को शक्ति प्रदान की गई। यानी चिपको मूवमेंट वाज एस्टेंटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। दूसरा है मेधा पाटकर, और तीसरा है ए के बनर्जी, और चौथा है सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये कौन नहीं जानता है, बचपन से आप पढ़ते रहे, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इग्रिट को प्राय भैंस की पीठ पर बैठे पाया जाता है। इग्रिट मतलब होता है बगुला, बगुला आपने देखा होगा, ठीक है, अपने गाँव में। तो कह रहे हैं कि इग्रिट को प्राय भैंस की पीठ पर बैठे पाया गया है। यह इसलिए है क्योंकि इग्रिट इग्रिट जो है बगुला, भैंस के पीठ पर अक्सर बैठा मिलता है। ऐसा क्यों, कि भैंस की पीठ पर गाना गाना पसंद करता है? अरे बाबा, ये तो बगुला कभी गाना गाना पसंद करेगा क्या? तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, तो आप यहाँ पे सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें बोला है कि थोड़ी देर उड़ने के बाद आराम करता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बगुला बैठेगा पीठ पे आराम करने के लिए, भैंस की पीठ पर परजीवों को खाता है। यस, भैंस की पीठ पर परजीवों को खाता है, परजीवी जो पैरासाइट्स है। ठीक है, फिट्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बिफेलस बैक, यानी कि भैंस की पीठ पर जो भी परजीवी बैठते होते हैं उसको खाता है। ठीक है, घास में उपस्थित कीटों को खाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए जरूरी कौशल में शामिल है। द स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप इंक्लूड एक्सलेंट, ऑप्शन नंबर ए है एक्सलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल्स। ऑप्शन नंबर बी है एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशंस एंड स्केच पोजीशंस ऑन अ ग्लोब। ऑप्शन नंबर सी है एक्सलेंट कम्युनिकेशंस स्किल टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। तो सही आंसर होगा इसका, मानचित्र को पढ़ने के लिए जरूरी कौशल क्या चाहिए, तो आपको समझ होनी चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने की क्षमता होनी चाहिए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस यानी कि जगहों के बारे में, स्थानों के बारे में, डिस्टेंस दूरियों के बारे में, दिशाओं के बारे में। अगर आप स्थान, दूरी और दिशाओं के बारे में समझते हैं, इसके बारे में आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, इस चीज़ को आप इसके पास इसको समझने की अगर आपके पास एबिलिटी है, तो आप आसानी से मानचित्र को पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी है कि दिशा, स्थान, दूरी सबका अगर जानकारी है आपके पास तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 13 का डी। चलिए आगे दिया जो सवाल है कि भारत लोगों को जो वेट लिफ्टर्स हैं आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास। फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक अ डाइट विच इज़ रिच इन, यानी कि कह रहा है कि भारोत्तोलक जो होते हैं वो उनको रिक्वायर्ड होती है, अधिक मांस की ज़रूरत होती है, बॉडी मास बनाने की ज़रूरत होती है। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए दे नीड टू टेक अ डाइट, उन्हें किस तरह के डाइट लेनी चाहिए, विच इज़ रिच इन, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में हो। यानी कि जो वेट लिफ्टर होते हैं उनकी डाइट में कौन सी चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, यानी कि कौन से उनके भोजन में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो आपको बता दें कि जो भी वेट लिफ्टर्स होते हैं उनके भोजन में जो भोजन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी बॉडी को, अपने मांसपेशियों को क्या करते हैं, एकदम मजबूत बनाते हैं और मांसपेशियाँ बनाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर हम प्रोटीन के रूप में जैसे अंडा, दूध, फल ये सब लेते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि होती है और आदमी स्वस्थ रहता है, और उनके जो बॉडी मांस है वो भी बनता है और मांसपेशियाँ भी बनती है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि जो भी वेट लिफ्टर होते हैं वो प्रोटीन लेना पसंद करते हैं। चलिए अगला जो सवाल है 15 नंबर, जो कि लास्ट सवाल होगा। रेखास मदर्स एड्स फिटकिरी अल्म, जिसको फिटकिरी बोलते हैं, टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू, यानी कि जो रेखा की माँ है वो डैश डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। रेखा की माँ जो है तालाब से लाए हुए पानी में फिटकिरी डालती है, ऐसा क्यों? तो रेखा की माँ तालाब से लाए हुए पानी में फिटकिरी इसलिए डालती है ताकि हल्के निलंबित अपद्रवों को आसादित करने में, जो भी उसके अंदर निलंबित अपद्रव हैं यानी कि सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट हैं, लाइट सस्पेंडेड impurities, sediment light suspend impurities, change hard water into soft water, kill germs in water, dechlorize water। ठीक है, लिखा है ना। तो पानी को रंगीन करने में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हल्के निलंबित अपद्रवों को आसादित करने में, यानी कि 15 का ए बिल्कुल ही सही होगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर 15 ऐसे सवालों को किए जो कि पिछले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को, इस सीरीज को, पर्यावरण अध्ययन की इस सीरीज को अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं और पूरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, तो आपसे सीटेट के अंदर अगर पर्यावरण अध्ययन है तो उसके जो 30 क्वेश्चन से आप आसानी से 25 प्लस दे सकते हैं और टारगेट जो होगा आपका 130 प्लस चला जा सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई ये नहीं है, आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।